आज हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहला था हमारा अहमदनगर का किला और दूसरा है तलाश। तो ये भी पाठ उसी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे भारत की खोज में से है। भारत की खोज में से ही अहमदनगर के किले के बारे में था, जो जवाहरलाल नेहरू को 8 बार पहले जेल जा चुके थे और 9वीं बार उनको अहमदनगर के किले में जेल भेजा गया और वहीं पर उनको वो सारी यातनाएं दी जाती है, जैसे खुदाई करना, चक्की चलाना, ये सभी कार्य उनको दिए जाते हैं। उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको बागवानी का काम दिया गया था और बागवानी का काम में वह क्यारियां बनाना, उसमें पेड़ पौधे लगाना, ये काम करते थे। बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे खुदाई छोड़कर हाथ में कलम पकड़ लेनी चाहिए, यानी मैं भारत के बारे में कुछ लिखूं, यानी अतीत में जो बीता हुआ है उसके बारे में जानकारी दूं। उसी से आगे है तलाश, यानी तलाश यानी है खोज। यह भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही रचित है, उनके द्वारा ही लिखा हुआ है। भारत की अतीत की झांकी, उसका पहला अध्याय। तलाश यानी खोज, झांकी यानी तस्वीर, जानदार जानने योग्य, आलोचक निंदा करने वाला, खारिज करना, समाप्त करना या खत्म कर देना, आश्चर्यचकित, अचंभा करना, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, यानी किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। तो आज हम जवाहरलाल नेहरू ने जो कलम यानी तलाश के बारे में, भारत के अतीत की झांकी के बारे में समझाया है, उसका अध्ययन करेंगे। यानी जिस समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय किसी प्रकार का कोई भी अधिकार भारतीयों को नहीं था। हमारे भारत देश को आजाद कराने में बहुत सारे शहीद हुए, जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस ले लो, बाल गंगाधर तिलक ले लो, विपिन चंद्र पाल। तो इन सब के बारे में हम पूर्णतः जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, पर उन्होंने क्या कार्य किया है उनके बारे में जान सकते हैं। किसके द्वारा? जो पीछे के अतीत, यानी जिनके बारे में हमें लिखा हुआ मिला है किताबों में। बाकी हम खुद नहीं जानते किसके साथ क्या हुआ। तो हम दूसरे लेसन है तलाश, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो कि अहमदाबाद किले की जेल में बैठे हुए हैं और वो लिख रहे हैं, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा, यानी जो दिन बीत गए हैं, जो मेरा अतीत है, उसमें केवल मेरे मन में केवल भारत के बारे में ही रहा है, भारत को जानने की इच्छा रही है। इस बीच में बराबर उसे समझे और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। उसने कहा जितना मैंने भारत को समझा है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौट कर याद करने की कोशिश की है कि मैं तब कैसा महसूस करता था जब मैं बचपन, यानी मैं जब छोटा था। नेहरू जी कहते हैं जब मैं छोटा था उस समय मैं भारत के बारे में क्या महसूस करता था, क्या जानता था, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मेरे मन में इन अवसरों में कैसा धुंधला रूप ले लिया है और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा है। वो कह रहा है जो मैंने बचपन में सोचा है और जो मैं अब महसूस कर रहा हूँ उसमें बहुत अंतर है। आखिर ये भारत है क्या? जवाहरलाल नेहरू अपने स्वयं से ये प्रश्न कर रहा है कि आखिर में ये भारत है क्या? भारत में ऐसा क्या है? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? ये कह रहा है प्राचीन समय में, यानी अतीत के समय, यानी बीते हुए समय में वो कैसा महसूस करता था भारत? क्या उसने अपने अतीत को क्या, जो अपना अतीत यानी बीते हुए समय को क्या भारत भूल गया है या प्राचीन शक्ति को खो चुका है? जितने पहले कहते हैं जब भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, उससे पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो कह रहा है क्या उसकी प्राचीन शक्ति खो गई है क्या? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या को बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे
जानदार कहा जा सके। यानी उसने कहा कि जब पहले भारत की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा, आज उसमें इतना अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश पर आक्रमण किया और उसे अधीन करने को चाहा, तो उस समय तक क्या हमारे भारत देश ने सारी जो शक्ति वह सब खो दी क्या? और केवल नाम मात्र, केवल एक भारत के लोग इसी नाम से जानेंगे कि भारत में जनसंख्या अधिक है, या फिर केवल लोगों के रहने का स्थान है, यही कहकर जानेंगे क्या? ये ऐसी कोई जानने नहीं अच्छी योग्य जानने योग्य कोई बात पीछे नहीं रही क्या? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, कब आधुनिक युग में हमारे भारत का रूप कैसा होगा, विश्व में उसका कैसा रूप होगा, उसके बारे में वह सोचते हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत कहाँ बसा हुआ है? भारत मेरे खून में बसा रचा बसा है। यानी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरे मन में कौन समाया हुआ है? भारत देश। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। वो क्या आलोचक बोलते हैं, आलोचक यानी आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला। परंतु फिर भी मैंने भारत को एक आलोचना यानी निंदा करने वाला, यानी हमारा भारत देश के दूसरे देश क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने जैसे पश्चिमी मित्र हमारी आलोचना करते हैं, वैसे ही मैंने भी भारत को देखना चाहा। ऐसा आलोचक, यानी अपने आप को एक आलोचक बता रहा है। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। यानी अतीत के जो अवशेष थे, वो कह रहा है कि मैंने भारत को वर्तमान के साथ साथ भूत में भी, यानी बीते हुए समय में भी उनकी चीजों को मैं नापसंद करने लगा हूँ। और मन ही मन में क्या कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू आलोचना कर रहे हैं, यानी विरोध कर रहे हैं। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसा अनुभव किया किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। तो कह रहा है जैसे हमारे भारत देश के दुश्मन भी है, तो पश्चिमी मित्र कौन से हुए? जो भारत को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, मित्र के नाम पर एक दिखावटीपन करते हैं, परंतु वह दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। तो वो कह रहा है कि उसी प्रकार मेरे को भी ऐसे मन में विचार उठते, जैसे दुश्मन उसकी बुराई करते हैं, वैसे ही मैं भी मन ही मन भारत की बुराई करने लग गया। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, क्या मैंने भारत को जान लिया था? अब जवाहरलाल नेहरू अपने स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैंने भारत को पूर्णतः जान लिया क्या? नहीं। देखो, भारत एक छोटी सी चीज नहीं है जो उससे, या छोटी सी एक किताब नहीं है उसको पढ़ के हम उसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और उसको पूर्णतः जानना हमारे हाथ में नहीं है। केवल किताबों में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु पूर्णतः भारत को एक किताबों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवन और टिका है, यानी बहुत लोगों का जीवन टिका हुआ है। यह कह रहा है कि मैं तो ऐसे बेकार में भारत के बारे में सोच रहा था, उसकी आलोचना मन ही मन उसकी आलोचना कर रहा था, परंतु मेरे को लग रहा है कि भारत में कुछ ऐसी बात है जो किसी न किसी कारण अभी तक भारत इस विश्व में टिका हुआ है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता। वह विश्व विशेष तत्व आखिर क्या है? यानी अभी तक भारत इस विश्व में टिका हुआ है, इसका विशेष तत्व क्या है? आखिर हमारे भारत का विशेष तत्व क्या हो सकता है? हमारा भारत देश में रहने वाले भारत देश के सभी लोग क्या है? एकता में बंधे हुए। हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कुछ भी, चाहे किसी भी देश के लोग आ जाए,
परंतु हमारे भारत की सभ्यता व संस्कृति को समाप्त करना किसी के बस में नहीं है। तो हमारा भारत देश किस पर टिका हुआ है? हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। तो जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे हैं कि रियल भारत में कुछ अच्छी बातें हैं जिसके कारण अभी तक विश्व में भारत अपना एक नाम लिए हुए खड़ा है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा हूँ। यानी नेहरू जी कहाँ खड़े हैं? सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो टीलों पर। यानी मोहनजोदड़ो का है पाकिस्तान में, तो उसके टीले पर खड़े हैं। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिनका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिनका बारे में जानकारी हमें 5-6 हजार वर्ष पहले हुई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। कौन? नेहरू जी। वो कह रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो बना, उसकी आर्थिक स्थिति देखकर, उनकी अर्थव्यवस्था को देखकर उन्हें अंदाज लगाया कि शायद उन्होंने भी भारत की ही कॉपी की होगी। साथ ही यह भी कहा कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यानी आधुनिक भारतीय सभ्यता का भी यही आधार है, हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति। और पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता ने भी हमारे ही जैसे अपनी ही सभ्यता और संस्कृति का पूर्णतः ध्यान रखा, तभी अभी तक वह व्यवस्थित है। जैसे 5000 वर्ष बीत गए फिर भी वह वैसे ही व्यवस्थित बना हुआ है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। यानी कोई भी ऐसी सभ्यता है जो अभी तक ऐसी टिकी हुई है। कौन सी? भारत की सभ्यता और संस्कृति। यानी भारत की सभ्यता क्या है? संस्कार, हमारे परिवार की जो संस्कार जो हमें बड़ों से प्राप्त हुए हैं, या बड़ों की आज्ञा मानना, बड़ों के कहे हुए कार्य को करना, ये सभी हमारे रहन सहन, ये सभी हमारी सभ्यता और संस्कृति है। तो ये अभी तक बनी हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत, फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी भारत का किन किन देशों से संपर्क रहा है? फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, मध्य एशिया और भूमध्य सागर, चीन, अरब, इन सब से। फिर भी हमारे भारत देश में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। संपर्क में नहीं, बार बार उनके हमारी संस्कृति का विकास उनके देशों में भी हुआ होगा और उनकी संस्कृति का प्रभाव हमारे भारत देश में भी पड़ा, परंतु फिर भी इतना कोई अंतर नहीं आया है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया है और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुए, यानी भारत देश भी प्रभावित हुआ और दूसरे देश से हमारी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हुए। फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यानी इतने देश हमारे भारत के संपर्क में आए, फिर भी हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे थोड़ा छोटा मोटा बदलाव हुआ, परंतु इसका हमारे भारत देश पर किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे भारत देश का आधार क्या है? सभ्यता और संस्कृति। हमारा यही रहस्य है, यही एक मजबूती का रहस्य है। इसलिए अभी तक हमारा भारत कैसा है? सुरक्षित है और सभ्य है। अब कक्षा कार्य के प्रश्न देखेंगे और गृह कार्य। पहला, जवाहरलाल नेहरू के खून में कौन रचा बसा था? यानी कौन बसा हुआ था? हमारा भारत देश। बचपन भी उन्होंने भारत में ही बिताया और बाद में उन्होंने भारत के बारे में ही सोचना और भारत के कार्यों में ही अपना ध्यान पूर्णतः लगा दिया, भारत की खोज में ही लिखना शुरू कर दिया। तो जवाहरलाल नेहरू का खून में क्या रहा हुआ था? भारत देश। जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसे आलोचक
के रूप में भारत को देखा। नेहरू जी ने हमारे भारत की आलोचना की, वर्तमान के साथ साथ अतीत के अवशेषों का भी आलोचना की, जिस प्रकार एक पश्चिमी मित्र करता है उस प्रकार की थी। भारत का आखिरी विशेष तत्व क्या है? भारत का आखिरी विशेष तत्व क्या है? भारत की सभ्यता और संस्कृति। यानी भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को चाहे किसी भी देश के संपर्क में आ जाए, पर हमारी सभ्यता और संस्कृति किसी को देख के बदलने वाली नहीं है। आगे दो गृहकार्य प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता किस दिशा में स्थित है? मैंने पढ़ाया था, उस समय बताया था सिंधु सभ्यता किस दिशा में स्थित है। फिर दूसरा है, भारत का किन किन देशों से निकट संपर्क रहा है? मैंने 5-6 नाम बोले थे, उन देशों से हमारा भारत का संपर्क रहा, परंतु हमारे देश पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। धन्यवाद, बाकी का कल देखेंगे।